औरंगजेब अपने दरबार में अपने शहजादों के आगे शिवाजी राजे का वर्णन कर इस वक्त शहजादे चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन गंदार के कमजोर कर सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले दौलत ये आज क्या देख रहे हैं? शिवा अपनी सल्तनत हासिल कर चुका है, हमारी लाखों फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने। अपने साथियों का परिचय अपने शहजादों से करा। ये है हमारे मामूजा अमीर उम्र मिर्जा शाइस्ता खां साहब। सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे, लाल महल पे छापा मारकर इनके चक्के चुरा दिए उसने। ये तो तकदीर के सिकंदर थे, जान बची, केवल 3 उंगलियां गंवानी पड़ी। ये है हमारे सिपह सरदार जसवंत सिंह, जोधपुर महाराजा। मराठों की मार के जगह कभी इन्होंने सीने पे नहीं, हमेशा पीठ पर खाए, पीठ पर। यह है सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खां बहादुर। जब शिवा सूरत में आया तो ये सूरत से दुम दबाकर भाग निकले। ये करतब था, लाखों की फौज होते हुए भी युद्ध के मैदान से गायब हो गया। ये आपसी बोला था, शिवा इनकी हथेली पर मिठाई रखकर आगरा के कैद खाने से फरार हो गया। हमारे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए इसने। ये इनायत का, ये करतब था, ये जसवंत सिंह, ये पूंजी नरेश, भाव सिंह नाटा, ये तमाम सारे राजपूत, तुर्की, ईरानी, हफ्सी, मुगल फौज सूबेदारों को शिकस्त दी है उसने। क्यों? आखिर क्यों शिवा को फतेह हासिल होती है? हमारी तरह गोला बारूद, हाथी, घोड़े, खजाना, तोपे शिवा के पास नहीं है। फिर भी शिवा को फतेह हासिल क्यों होती है? क्यों? इस क्यों को तुम कभी नहीं समझ पाओगे शहजादी। तुम्हारी तरह इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार नौजवान शिवा को कभी नहीं समझ पाएंगे। शिवा ने नई जंगे तहरीन तामील करी है और इससे भी ज्यादा ना जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग खड़े किए उसने। हमने शिवा के लोगों को लाखों की जागीर का लालच दिया, मगर उन खुददार मराठों ने थूक दिया उन पर। हम आज तक दौलत से हर चीज खरीद सकते थे, पर शिवा के जाबाज खुददार मराठे वे रुकते नहीं, वे थकते नहीं, वे झुकते नहीं और वे बिकते भी नहीं। शिवा है, लेकिन शिवा का चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है। शिवा दुश्मन के मजहब, मजहबी कलामों, औरतों और फकीरों की इज्जत करता है। इसीलिए उसकी इज्जत और शोहरत बुलंद दीवार की तरह सर उठाए आसमान को छू रही। इसमें कोई शक नहीं शहजादे, हम बड़े खुशनसीब हैं, हमें दुश्मन भी मिला शिवा जैसा, शिवा जैसा, शिवा जैसा। हिडस मावल का युद्ध समाप्त हो चुका था। हिडस मावल के सूर सेनापति बाजी प्रभु तेज पांडे को जंजीरों में जकड़कर जब तरुण शिवा के सामने लाया गया तो युद्ध के मैदान में जो शिवा का क्रोध रूप उसने देखा था, आज शिवा के चेहरे में एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही। मेरे राजा को मारकर मेरी मातृभूमि पे कब्जा कर क्या तुम सोच रहे हो मैं तुमसे दया की भीख मांगूंगा? अगर सच्चे न्यायी हो तो मेरे से दो हाथ युद्ध करो। अरे तेरा यही गुण तो मुझे तेरी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं कब हिडस मावल पर कब्जा करने आया। बाजी प्रभु को लगा कहीं ये शिवा की दोहरी राजनीतिक चाल तो नहीं। इसका प्रमाण क्या है? बाजी प्रभु देश पांडे जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वो शिवाजी राजे घोषले से कह रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? शिवाजी राजे तत्काल घोषणा करते हैं, हिडस मावल का पुत्र आज से यहां का अधिपति होगा और तुम बाजी प्रभु तुम आज से यहां के संरक्षक होंगे। अब तो विस्मय से बाजी प्रभु की आंखें खुली थी। अरे शिवा चाहता क्या है? अगर हिडस मावल के लोगों को ही सत्ता की बागडोर देनी थी तो इतना खूनी संघर्ष क्यों, इतनी बड़ी लड़ाई क्यों? अरे तुम्हारे जैसे सूरवीरों के होते हुए भी हिडस मावल के लोग
बीजापुर की गुलामी कर रहे हैं। कोई इमाम शाही के लिए, कोई निजाम शाही के लिए, कोई कुताब शाही के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। निज स्वाभिमान, निज भक्ति को, देशभक्ति गौरव से आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन सबको एकत्र कर राष्ट्र की सुदृढ़ नींव तैयार नहीं करी जा सकती? क्या इन सबको एक ध्वज के नीचे एकत्र नहीं करा जा सकता? ये सब वीर बावले सैनिक सूरपति है, देशभक्त है, इन सबको एकत्र करना चाहिए। बाजी प्रभु देशपांडे को लगा शिवाजी की आंखों में तैरते हुए सपने ये कालांतर में हिंदू समाज के लिए वरदान साबित होंगे। बाजी प्रभु देशपांडे को लगा शिवाजी राजे भोसले ये युद्ध पिपासु जानवर नहीं, ये तो मातृभूमि को मुक्त करने के लिए अवतरित देवदूत है। बाजी प्रभु कहते हैं मैं भी आके तुम्हारी योजना का सिपाही बनने के लिए तैयार हूं, बताओ राजे मेरे लिए क्या क्या है। ये थी शिवाजी राजे भोसले और बाजी प्रभु देशपांडे के जीवन की पहली भेंट। युद्ध के मैदान में, शत्रु की सेना में भी ऐसे लोग जो देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, समाज सेवी हैं। शिवाजी राजे भोसले केवल उनको ढूंढते नहीं थे, केवल उनका चयन नहीं करते थे, बल्कि स्वराज की लड़ाई में उनको अपने साथ लेकर संघर्ष करते। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो कहानी है बाजी प्रभु देशपांडे की। वो कहानी है पैनालगढ़ से विशालगढ़ तक की 20 कोस की। वो कहानी है 13 जुलाई 1660 की। वो कहानी है सह्याद्री पर्वत की। वो कहानी है गजापुर की तंग घाटी की। वो कहानी है 600 वीर मावले सैनिकों की। वो कहानी है उनका पीछा कर रहे 70,000 खूनी भेड़ियों की। उस रहस्यमयी घटना को आज हम सुनने का प्रयास करें। देश समाज की स्थिति क्या थी? तो दिल्ली के दरबार में बादशाह शाहजहां का राज होता था। बीजापुर के दरबार में सुल्तान आदिल शाह का राज होता था। 4 नवंबर 1656 जब सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हुई तो उनकी दूसरी बेगम ताजुल मुखद्दीरा उर्फ उलिया बेगम, जिसको उलिया जनामा और बड़ी बेगम के नाम से भी इतिहास में जाना गया, उसने अपने सौतेले पुत्र अली आदिल शाह को सत्ता पे बिठाकर सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। और इधर दक्षिण के सूबेदार औरंगजेब को जब पता चला कि अब्बा हजूर का स्वास नासाज है, कभी भी भाईजान आएंगे उनका सर कर्म करके खूनी सिंहासन पर बैठ जाएंगे, तो क्यों ना ये नेक काम हम ही कर दें। इतिहास साक्षी है 1657 अपने सारे भाइयों को मौत के घाट पर उतारकर अपने अब्बा हजूर को कैद खाने में डालकर उस खूनी सिंहासन पर औरंगजेब बैठ गया था। इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, ये थी उनकी संस्कृति, ये थे उनके संस्कार। शिवाजी राजे भोसले को अपने गुप्तचरों, अपने घटनायकों के माध्यम से सारी बातों का पता चल रहा था। उनको लग रहा था कि ये जो समय है ये स्वराज के लिए अनुकूल है। इस अनुकूलता का लाभ उठाकर उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 40 नए किले स्वराज में शामिल कर लिए थे। जब 40 नए किले स्वराज में शामिल हो तो फिर चाहे दिल्ली का दरबार हो या बीजापुर का दरबार हो, एक ही आवाज आ रही थी, शिवा शिवा। कौन पकड़ेगा शिवा को? उलिया बेगम ने अपने सारे सूबेदारों को, अपने सारे बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा कर तैयार कर रही थी, उनका हौसला अफजा कर रही थी। अरे कौन पकड़ेगा? इतने में पूरा दरबार घबरा गया, कांप उठा, धरती कांप रही थी। क्यों? क्योंकि पीछे से एक 6.5 फुट लंबा चौड़ा हफ्सी खड़ा हो गया। हाँ, वो था अफजल खां। अफजल खां एक कूटनीतिज्ञ है, मूर्ति बन जाए, मूर्ति को देखते ही उसको तोड़ने का संकल्प लेने वाला। और उसने कहा था, बीजापुर के दरबार में उसने ठाना था, मैं शिवाजी राजे भोसले को जिंदा गिरफ्तार कर बीजापुर की गलियों में घुमाऊंगा। 10 नवंबर 1659 जिस दिन संधि में तय हुआ था कि इधर से शिवाजी राजे भोसले और उधर से अफजल खां जवाली के जंगलों में मिलेंगे।
शिवाजी राजे भोसले माता जीजाबाई का आशीर्वाद लेकर, कुल देवता माता तुलजा भवानी का आशीर्वाद लेकर निकल रहे थे। जीवन में सफलता की गारंटी है, अगर आप कहीं भी किसी नेक काम के लिए जा रहे हैं तो अपने माता पिता, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाए। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नमाहि माता। माता जीजाबाई ने उसको याद दिलाया था, ये वही अफजल खां है जिसने तुम्हारे पिताजी को बीजापुर की गलियों में जंजीरों में जकड़कर घुमाया था। ये वही अफजल खां है जिसने तुम्हारे भाई को धोखे से मारा था। शिवाजी राजे ने सोच लिया था कि अब ये बचकर जाएगा नहीं, लेकिन दगा का दूसरा नाम अफजल खां था। संधि में तय था कि खाली हाथ आएंगे, लेकिन तलवार छुपा के लाए। समय जैसे ही हुआ, पहले अफजल खां पहुंचा और बाद में शिवाजी राजे। अरे आओ आओ राजे, मेरे गले मिल जाओ, आओ राजे आओ। और जैसे ही राजे को गले मिलाया और पीछे से तलवार निकालकर मार दिया, लेकिन तलवार का कुछ असर नहीं हो रहा था। वो तो शिवाजी राजे भोसले थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के थे, कोई असर नहीं हो रहा है। वो तलवार मार रहा है, खिसके आ गया। अब 6.5 फुट लंबा चौड़ा हफ्सी अफजल खां और इधर 5 फुट सिंगल हड्डी शिवाजी राजे भोसले। अब दूसरी चाल चल रहा है कि गर्दन मोड़ दे। अब वो प्रयास कर रहा है उनकी गर्दन तोड़ने का। और इधर शिवाजी राजे शेरे नाखून पहन कर गए थे। मुठिया बंद करो तो ऐसा लगता था 5 सोने की अंगूठियां पहन की, मुठिया खोलो तो 6-6 इंच लंबे शेरे नाखून निकलते, जिसको बगनखा भी कहा गया है। और जैसे ही वो बगनखा केज में हाथों में घुमाया, ऐसी चीखे केवल दिल्ली के दरबार में नहीं, कि जब केवल बीजापुर के दरबार में नहीं, अनेकों देशों की राजधानियों में सुनाई दी। और गुलिया बेगम ने तो अपना माथा दीवार पर फोड़ लिया था। क्या इसी तरीके से सिवा किले पे किला जीतता रहेगा, इसको कौन मारेगा, ऐसा विचार सब लोग कर रहे हैं। तभी उनको ध्यान आया तेलंगाना स्थित अहमदनगर, उसमें कुर्नल का सूबेदार सिद्दी जोहर। कौन था ये सिद्दी जोहर? सिद्दी जोहर जिसको अनेकों युद्ध लड़ने का नहीं, अनेकों युद्ध जीतने का अनुभव था। काला कलोटा लंबा चौड़ा हफ्सी सिद्दी जोहर जब युद्ध के मैदान में अपनी काली काली मोटी भौहों को खींचता था, उसका विकराल स्वरूप देखकर सैनिक नहीं, हाथी और घोड़े भी पीछे हो जाते थे। बीजापुर के दरबार में उसने ठाना था, मैं शिवाजी राजे भोसले को जिंदा नहीं तो मुर्दा लेकर अपने साथ 10,000 हाथी, 20,000 घोड़े, 40,000 पैदल सेना, कुल 75,000 सेना का काफिला और उसके साथ जितनी रसद और जो सामान चाहिए था उसको लेकर वो चल दिया था। और इधर इतिहास की गलतियों से सबक लेकर उलिया बेगम ने 2 चालें और चल दी। पहली चाल, ऐसे 2 राजा थे जो स्वराज के पोषक नहीं थे, जो चाहते नहीं थे स्वराज का निर्माण हो, जो चाहते नहीं थे हिंदू राज्य आए, चाहे फिर वो कोंकण में सूर्यराव सुर्वे हो, या पालीवाड़ के राजा जसवंत राव हो, या सावनवड़ी के राजा भोसले हो। ऐसे सब राजाओं को उसने शिवाजी के साथ युद्ध लड़ने के लिए एकत्र कर दिया था। और उसने दूसरी चाल क्या चली, उसने औरंगजेब को पत्र लिखा। उलिया बेगम औरंगजेब को पत्र लिख रही है कि मैं इधर दक्षिण से अपनी सेना भेज रही हूं, अगर तुम भी उत्तर से अपनी सेना भेजोगे तो इस पहाड़ी चूहे को इसके दिल में ही दफन कर देंगे। 28 जनवरी 1607 जब औरंगजेब के पास उलिया बेगम का पत्र गया तो खुश था, क्योंकि अभी अभी उसके 2 किले शिवाजी राजे ने छीन लिए थे। तुरंत उसने 1.25 लाख का बड़ी काफिले का सेना लेकर अपने मामूजान शाइस्ता खां को रवाना कर दिया था। शाइस्ता खां अपने साथ 20,000 हाथी, 75,000 घोड़े, 45,000 की पैदल सेना लेकर चल दिया था। उसकी सेना में भी हफ्सी, ईरानी, मुगल, मराठी सब तरीके के लोग थे। और तो और शिवाजी राजे के सौतेले भाई वेंकोजी राजे भी उसके साथ मिले हुए थे। इधर शिवाजी राजे को अपने गुप्तचरों के माध्यम से सारी बातों का पता चल रहा था। जिन
लोगों को युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करनी होती है वो हमेशा अपना घोड़ा आगे ही दौड़ाते रहते हैं, कभी कभी रुककर देख भी लेते हैं कि क्या स्थिति है। देश समाज और राष्ट्र के कार्य के लिए अगर पीछे भी हटना पड़े तो उसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। शिवाजी राजे उस समय बाइन में थे। बाइन से उन्होंने पश्चिमगंगा नदी पार करके कोल्हापुर गए। उनको लगा कोल्हापुर भी सुरक्षित नहीं है तो उन्होंने कृष्णा नदी पार करके पैनालगढ़ में गए। पैनालगढ़ का ही उन्होंने चयन क्यों कर? क्योंकि पैनालगढ़ स्वराज के एक किनारे में था। वो चाहते नहीं थे कि स्वराज के बीच में युद्ध हो। जब सिद्दी जोहर के सेना को पता चला शिवाजी राजे दो बार पीछे चले गए हैं तो उनकी सेना तो हर्षित थी। खुशी का मतलब था दो बार शिवाजी राजे को पीछे जाने पड़ा है। अब पैनालगढ़ के किले के चारों तरफ 75,000 की सेना का घेरा ढक गया था और ऐसी मोर्चेबंदी कर ली थी कि चींटी भी भार ना कर सके। ऐसे लग रहा था कि एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। नीचे सारे क्षेत्र में सिद्दी जोहर का कब्जा था और उधर अंदर किले की दीवारें, किले के बुर्ज पर बाजी प्रभु देश पांडे के नेतृत्व में 6,000 सैनिक किले में ध्यान कर रहे थे। वो देख रहे थे कि कोई भी शत्रु का सैनिक अगर मार क्षेत्र में आ जाएगा तो दीवारों से ही बड़े बड़े पत्थरों को लिया जाता, धड़ाम की आवाज करते हुए जैसे ही वो पत्थर आगे जाते तो नीचे सैनिकों का घुटना बन जाता। तीरंदाज गोलंदाज ध्यान करते रहते थे मार क्षेत्र में कोई सैनिक आ तो नहीं रहा और नीचे ऐसा मोर्चाबंदी कर रखी थी कि भार की रसद तो भार की कोई खबर भी अंदर ना हो जाए और लगभग ऐसा 3 मास हो गए। इधर बृहस्पति बता के दूसरे दिन ही शाइस्ता खां भी अपनी 1.25 लाख की सेना लेकर आ रहा था। लगभग लगातार 3 मास का समय हो गया है। शिवाजी राजे अभी पैनालगढ़ में एक कैदी है। उधर सिद्दी जोहर को एक चाल और समझ में आई। पास में ही राजापुर में अंग्रेज राजा हेनरी रिविंटन है, उसके पास दूर दूर तक मार करने वाली बड़ी बड़ी टोपी है। अगर वो टोपे पैनालगढ़ पर आ जाए तो एक ही बार में विशालगढ़ को उड़ाया जा सकता है, ऐसा सिद्दी जोहर को लग रहा था। हेनरी एक बार तो घबरा गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था शिवाजी राजे से बैर लेने का मतलब क्या है। लेकिन जब उसको बताया गया 3 मास हो गए हैं, शिवाजी राजे कैद है, नजरबंद है, गिरफ्तार है, अब वो बाहर नहीं आ सकते, तो उसने सोचा क्यों ना बीजापुर से ही दोस्ती कर ली जाए। लेने तो तोपे गए थे। इतिहास लिखता है गोलंदाज, और कहीं कहीं इतिहास में यह लिखा है हेनरी खुद भी आ गया। 10 अप्रैल 1660 का वो मनुष्य दिन जिस दिन ये बड़ी बड़ी तोपे जो दूर तक मार करती थी वो पैनालगढ़ के किले के बाहर खड़ी कर दी गई। आज पश्चिमी ताकतें भी शिवाजी राजे की पीठ पर वार करने के लिए तैयार थी। हेनरी के इशारे पर गोले दागे गए। बड़े बड़े आग के गोले घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। धुआं उड़ रहा था, गर्जना हो रही थी, आवाज हो रही थी और वो गोले भागे जा रहे थे आग के गोले। लेकिन मारे पैनालगढ़ वो तो शत्रु की छाती पे वैसा ही अडिग खड़ा था जैसे शिवाजी राजे भोंसले शत्रु की छाती पर पैर रखकर खड़े हुए। अडिग अविचल। तोप की गोले भी कुछ कर नहीं पाए। पैनालगढ़ तो वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। इधर शिवाजी राजे सोच रहे थे क्या इसी तरीके से यहां पर किले में गिरफ्तारी रहेंगे, बाहर से नेताजी पालकर कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उधर से नेताजी पालकर उनके साथ सिद्दी हलाल एक 10,000 की सेना लेकर किसी तरीके से सेना को इकट्ठा कर बाहर से युद्ध कर रहे थे। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि वो सिद्दी जोहर का सारा मोर्चेबंदी को तोड़कर अंदर निकल जाएंगे, लेकिन सिद्दी हलाल के पुत्र की एकदम युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई, वीरगति को प्राप्त हुआ।
उसके कारण सिद्धि हलाल का हौसला गिरा, उसके कारण हमारी सेना का हौसला गिरा। और देखते ही देखते स्वराज की सेना भगदड़ मच गई। ऊपर से किले से शिवाजी राजे देख रहे थे कि स्वराज की सेना भाग रही है। नेताजी पालकर भी कुछ नहीं कर पाए। 11 जुलाई 1607 धीरे धीरे आषाढ़ मास का महीना आ रहा था। वर्षा ऋतु के कारण जो घेरा कमजोर पड़ जाना चाहिए था, शिवाजी राजे को भी लग रहा था कि वर्षा ऋतु में किसी दिन रात में यहां से कहीं और चले जाएंगे। लेकिन सिद्धि जोहर ने एक एक चीज का विचार करा। ना पानी भर जाएगा तो उसके लिए उसने नालियां बनवाई, छप्पर लगवा दी, चौकियां बनवाई 1000 मीटर। वर्षा ऋतु के कारण जो घेरा कमजोर पड़ जाना चाहिए था, जो घेरा ढीला हो जाना चाहिए, वो तो और ज्यादा मजबूत हो गया। सिद्धि बड़ा सिद्धि था। रात के अंधेरे में अपनी आंखों में तेल डालकर वो सारी चौकियों का खुद निगरानी किया करता था। उसने ठान रखा था शिवाजी राजे भोंसले को जिंदा नहीं तो मुर्दा लेकर जाना है बीजापुर में। 11 जुलाई 1660 रात को शिवाजी राजे भोंसले ने एक विलक्षण, जी हां, एक विलक्षण सपना देखा। उन्होंने देखा सपने में माता जीजाबाई कह रही हैं, राजे बहुत समय हो गया, राजे बहुत समय हो गया, उठ जाओ, राजे उठ जाओ। तुरंत एक आपात बैठक बुलाई गई। तिरंकम भास्कर, दूत गंगाधर पंत, महादेव जासूस सबने मिलकर योजना बनाई। अब इस किले में ज्यादा देर नहीं रुक रहे थे। 5 मास हो चुके, अब यहां से उड़ना है। महादेव जासूस के जिम्मे काम आया, कोई ऐसा रास्ता ढूंढो रात के अंधेरे में 20 कोस दूर विशालगढ़ के किले में जाए। उनको नहीं पता था कि विशालगढ़ के किले के बाहर भी जो हिंदू राजा है, चाहे वो सूर्यराव सुर्वे हो, चाहे वो जसवंत राव हो, चाहे वो राजा भोंसले हो, उन्होंने चौकियां बना रखी। पता चलता है वो कैसे, किले के चारों तरफ मोर्चाबंदी थी, बाहर का कोई जासूस अंदर नहीं आ सकता। महादेव जासूस ने शाम को ही आकर एक अच्छी खबर सुनाई, महाराज एक रास्ता है जिसमें वर्षा ऋतु के कारण जलप्रपातों की घनघोर आवाज हो रही है। वर्षा ऋतु के कारण वर्षा में कटीली झाड़ियों से पूरा रास्ता चट्टानों से भरा हुआ है। कहीं कहीं ढलान है, कहीं कहीं दलदल है, कहीं कहीं कीचड़ है। दिन में नहीं, रात में नहीं, कभी भी यहां शत्रु की सेना नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में ये बाघ और चीतों के ठहरने का स्थान। शिवाजी राजे ने कहा ठीक है, बाघों का रास्ता अब बाघ ही तय करेंगे। दूत गंगाधर पंत के जिम्मे काम आया, जाओ जाकर देख कर आओ शत्रु की तैयारी कैसी है। 12 जुलाई 1660 आषाढ़ मास की पूर्णिमा प्रातः 4 बजे 6 मास से बंद किले के दरवाजे की आवाज करते हुए जब खुले तो सामने शत्रु सोच रहा था किले की रसद खत्म हो गई है, अब शिवाजी राजे शरणार्थी के लिए आ रहे। अरे नहीं नहीं, तुम शिवा को जानते नहीं, अपने जीवन का अंतिम युद्ध करने के लिए आएगा शिवाजी। लेकिन जब ही उन्होंने देखा एक आदमी हाथ हिलाते हुए आ रहा है, हाथ हिलाने का मतलब है संधि। जैसे ही दूत गंगाधर पंत उनके पास पहुंचा, झुककर उसने कुन्नी साध करा, सिद्धि जोहर से मिलना है। तुरंत उनको सिद्धि जोहर के पास ले जाया गया। सिद्धि जोहर के पास जाते ही उसे 3 बार झुककर कुन्नी साध करा। महाराज किले की रसद खत्म हो गई है, लेकिन राजे डरते हैं कहीं उनके साथ धोखा न हो जाए। राजे ने आपके लिए पत्र भेजा है। अब सोचने की बारी थी सिद्धि जोहर की। उसको ध्यान आ रहा था अफजल खां, उसको ध्यान आ रहा था आज तक जिसने शिवा को ललकारा वो हो गया अल्लाह मियां को, लेकिन उसके सैनिकों ने ध्यान दिलाया। अफजल तो वहां गया था, शिवा यहां आ रहा है। 75,000 खूनी भेड़िए हैं, कसम खुदा की धोखे से फरेब से जाने नहीं देंगे, आ जाने दो। लेकिन उसको ध्यान आ रहा था बार बार
मागील साता खता शिवाजी बहुत समझदार है, चौकन्ने रहो, लेकिन फिर भी अपने सारे सिपा सलावरों के कहने पर उसने कहा जाओ अपने राजे से कह देना उनके साथ धोखा नहीं होगा, कल रात को मिलने आज। अब जैसे ही दूत गंगाधर पंत कमरे से बाहर निकला तो सिद्धि जोहर रंगीन सपने में लगा। 6 माह से जिस दिन का इंतजार कर रही, कल आएगा, धोखे से किसी भी तरीके से कसम खुदा की जाने नहीं दूंगा। जब उलिया बेगम को पता चलेगा शिवाजी राजे गिरफ्तार हो गए तो जलसे बनाई जाएगी, जागीरें हमारे नाम हो जाएगी। ऐसे रंगीन सपने केवल वो नहीं ले रहा था, हजार कदम की दूरी पे जो चौकियां थी, उन चौकियों में जो सैनिक हाथ में बंदूक लिए तलवार लिए जो पहले दक्ष में खड़े थे, अब वो आराम में हो गए। जो आराम में थे वो स्वस्थ थे, जो स्वस्थ थे वो बैठ गए थे, जो बैठे थे वो लेटे थे, और जो लेटे थे वो रंगीन सपने ले रहे थे। और दूत गंगाधर पंत कहां पर चौकी है, कहां पर गोला बारूद है, कहां पर सेना बैठती है, कहां पर सेना का खाना बनता है, कहां पर सेना सोती है, सबको रंगीन सपनों में डालकर अपने दूत कर्म की सफलता का वरदान सुनाने के लिए शिवाजी राजे के चरणों में दूत गंगाधर पंत उपस्थित थे। प्रणाम महाराज। महाराज ने कहा कल नहीं आज ही जाएंगे, भला मैंने समझ लिया था उनको। त्रयंकम भास्कर तुम्हारे जुम्मे है अब इस किले की रक्षा करना। बाजी प्रभु देश पांडे तुम्हें इस सारी योजना का नायक बनाया जाता है। बाजी प्रभु तो खुश थे, हर्षित थे, पुलकित थे। अपने जीवन के कठिनतम समय में शिवाजी राजे ने मुझे नायक चुना है, लेकिन सबसे कठिन काम था 6000 वीर सैनिकों में से 600 सैनिकों का चयन करना। हर सैनिक देश समाज और राष्ट्र के कार्य के लिए अपना बलिदान चाहता था। वो चाहता था युद्ध के मोर्चे में मेरी नियुक्ति हो, मेरा चयन हो, मुझे चुना जाए। पैदल जाएंगे ऐसा तय हुआ, रात को 10 बजे चलेंगे ये भी तय हुआ। शिवाजी राजे माता नहीं पहले मंदिर में जाकर मां तुलजा भवानी का आशीर्वाद लेते हैं, चित्र में ही माता जीजाबाई का आशीर्वाद लेते हैं। शिवाजी राजे पैदल जाएंगे ऐसा तो बाजी प्रभु देश पांडे को नागवार था। उन्होंने कहा एक पालकी लाई जाए। शिवाजी ने कहा एक नहीं 2 पालकी। रात्रि 10 बजे घनघोर बारिश हो रही थी, लेकिन निश्चित समय में ऐसा लग रहा था स्वयं वासुदेव कंस के किले से भगवान को लेने आ गए हैं। घनघोर बारिश में भी अपने स्वराज के सैनिक अपने राजा को पालकी में बिठाकर कंधे में लेकर दौड़ चढ़े थे। सैनिकों सावधान, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। मां भवानी बिजली अगर तुम भी करको तो उस समय स्वराज के सैनिक चट्टानों पे ना हो। ऐसी मिनती करते हुए, ऐसी मन्नतें करते हुए, अपने भगवान को याद करते हुए मुंह में तलवार दबा के स्वराज के सैनिक दौड़ चले। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर भला हो जिसमें देश का काम शुरू किए चलो। आज देश का भला इसमें है। स्वराज के सैनिक कुशल 20 कोस दूर विशालगढ़ के किले में सुरक्षित लगातार दौड़े चले जा रही थी सेना। वर्षा ऋतु के कारण रास्ते में सांप और नाग और भी उनका इंतजार कर रहे थे, पर ये तो शिवा की बारात, इनका सांपों से बैर कैसा, उनको भी साथ लेते हुए दौड़ते चले जा रहे थे। कभी चट्टानों में, कभी कटीली झाड़ियों में, कभी दलदल में, कभी कीचड़ में, कभी फिसलते, कभी उछलते, दौड़ते लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे। राजे पूछ रहे थे बाजी कितना, महाराज 3 कोस हो गया है। लगातार दौड़े जा रहे हैं। कभी कभी कोई सैनिक पीछे रह जाता था तो बाजी प्रभु उसकी पीठ पर हाथ फेरते और कहते थे दौड़ो
और वो तेजी से दौड़ने चले जाता था, लगातार दौड़ते चले जा रहे थे, लगातार आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था सुरसा के मुंह से हनुमान जी सुरक्षित आगे चले जा रहे हैं। लगातार सबराज की सेना रात के अंधेरे में मुंह बंद करके दौड़े चली जा रही। बाजी, अरे बाजी कितना, महाराज 5 कोस हो गया है, दौड़े जा रहे हैं, किसी को कहीं कोई ठिकाना नहीं, भयंकर ठंड की बारिश में, ठंड के कारण भी, लेकिन उनको पसीने आ रहे, लगातार दौड़े जा रहे हैं। बाजी कितना, महाराज 7 कोस हो गया है, लेकिन अरे ये पीछे क्या हलचल, पौधों में हलचल, अरे ये तो शत्रु के जासूस है। यहाँ 600 सैनिक, वहां 75,000 खूनी भेड़िए नीचे इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, वो तो शत्रु के जासूसी थे। लेकिन तुरंत योजना से तय कार्यकर्ता को भाग लाया गया। शिवाजी राजे ने अपने हाथ की अंगूठी पर निकालकर उसको पहनाई, अपने कुंडल उसको दिए, अपना टोप उसको दिया। योजना से तय कार्यकर्ता शिवाजी राजे भोसले बनकर तैयार था। तुरंत दूसरी पालकी में उसको बिठाया और 10 वीर मावले सैनिक उसको लेकर दौड़ चले। ये थी पूर्ण योजना, ये थी पूर्व योजना, ये थी परिपूर्ण योजना। और इधर रंगीन सपने लेते हुए सिद्दी जोहर को जब उसके जासूसों ने जगाया, अरे ज्यादा पी ली है क्या, अरे वो तो शरणागत आ रहा है, शरण में आ रहा है, आपको नहीं जा सकता। नहीं राजे, हमने देखा सैकड़ों पालकी में लेकर दौड़े चले जा रहे हैं। तुरंत उसका सारा रंगीन सपने खत्म हो चुके थे। उसने अपने जमाता सिद्दी मसूद को जगाया, 3000 घुड़ सेना को दी। लगभग रात के 2 दिन बज चुके थे। अंधेरी काली रात थी। 3000 सेना को लेकर सिद्दी मसूद दौड़ चला। अंधेरी काली रात होने के कारण कभी उसके घोड़े चट्टानों से टक्कर खाते थे, कभी दलदल में फंसते थे, कभी कहीं चक्कर, कभी कहीं, लेकिन लगातार आगे दौड़े जा रहे। इतने में बिजली गति उन्होंने देखा है, एक पालकी उन्होंने देखा, पकड़ो दौड़ो, पकड़ो दौड़ो, और तुरंत पालकी को चारों तरफ से घेर लिया। लगभग सुबह के 4 बज रहे थे। और सैनिक ने तो सच ही बता दिया। कौन है इसमें? इसमें शिवाजी राजे भोसले, सच बता दिया सैनिक ने। लेकिन सिद्दी मसूद की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पालकी को उठा के देख ले, क्योंकि उसको ध्यान आ रहा था अफजल का। ये काम तो सिद्दी जोहर खुद कर लेगा। अपने मुंह मियां मिट्टू बनते हुए, अपनी पीठ खुद ठोकते हुए, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो हमने करा। शिवाजी राजे को गिरफ्तार, पालकी को छावनी में ले जाया गया। जैसे ही सिद्दी जोहर आया और उसने पर्दा हटाया और देखा, अरे कौन है तू? अरे अरे कौन है तू? मैं शिवाजी राजे का नाई, मेरा नाम भी शिवा नाई है। अब तो वो घबराया था। लोग कहते हैं, इतिहास लिखता है, उसका पजामा गीला हो गया था। धोखा, धोखे में फिर धोखा। पहले तो कल का कह के आज आ गया, और अब ये शिवा नाई आ गया। इतिहास वो है उस शिवा नाई का, और उसके साथ 10 वीर मावली सैनिकों का क्या हुआ। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में हम रोज खेल खेलते हैं मैच मैच, अपने राजा के लिए मैं बलिदान दूंगा। और इधर शिवाजी राजे भोसले को ध्यान आ रहा था कल रात को ही, जब शिवा नाई को बताया गया कि राजे आपको बुला रहे हैं, तो एक बार तो घबरा गया। अरे मेरे से क्या गलती हो गई, राजे मुझे क्यों बुला रहे हैं। जैसे ही वो राजे के पास गया और राजे को प्रणाम करा, तो राजे ने कहा, भाई ऐसा क्या हुआ है, कल यहां से उड़ना है, 2 पालकी जाएगी, दूसरी पालकी के लिए आपका चयन। और वही आदमी जो अभी तक घबरा रहा था, अभी तक कांप रहा था,
और वो हर्षित था, पुलकित था, नाच रहा। अरे इसका मतलब समझते हो तुम? महाराज जीवन में एक बार झूठा ही सही मुझे शिवाजी राजे भोसले बनने का मौका मिल रहा है, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? और महाराज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सिद्धि जोहर के सैनिक मेरा सर कलम कर देंगे। शिवाजी राजे तत्काल उसको अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं। उसके कंधे पर टप 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 करते हुए शिवाजी राजे की आंखों के आंसू होते हैं। महाराज लोगों के तो मरने के बाद रोने वालों की भीड़ इकट्ठी होती है। मेरे तो जीते ही स्वराज के राजा मेरे महाराज शिवाजी राजे रो रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए? शिवाजी राजे को ध्यान आ रहा था शिवानाई ने कैसे अपना आत्म बलिदान स्वीकार कर लिया था, और राजे पूछ रहे थे बाजी कितना? महाराज 10 कोस हो गए हैं। लगातार बिना विश्राम के सेना दौड़े चली जा रही है, और इधर यहां से भी जैसे ही शिवानाई का पता चला, दोबारा उसने अपने जमाता सिद्धि मसूद को कहा जाओ किसी भी तरीके से मेरी इज्जत बचाओ, जाओ पकड़ के लाओ, क्योंकि अब उसको ध्यान आ रहा था उलिया पे का। उलिया जनाबा कभी कोई शत्रु की सेना से हार कर आता था तो उसको शत्रु की सीमा रेखा पे ही उसका सर कलम करवा देती थी। वो कांप रहा था, उसको लग रहा था मेरे साथ क्या होगा। राजे पूछ रहे थे बाजी कितना? महाराज 15 कोस हो गया है। महाराज वो देखो गजापुर की तंग घाटी दिखाई दे रही है। इस गजापुर की तंग घाटी को पार करते ही महाराज वो देखो विशालगढ़ का किला दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी टप टप करते हुए आवाजें आ रही थी। शिवाजी राजे और बाजी प्रभु देश पांडे को समझते हुए समय नहीं लग रहा था। शत्रु की एक विशाल सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैसे ही गजापुर की तंग घाटी पार की गई, तुरंत बाजी प्रभु ने कहा राजे रुको, राजे रुको, अब यहां से आगे का रास्ता हमें अलग अलग तय करना है। राजे सोच रहे थे। राजे सोचने का समय नहीं है, क्योंकि अगर एक राजे सुरक्षित है तो हजारों बाजी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हजारों बाजी मिलकर भी एक सिवा नहीं बना सकते। और भारत की वीर माताएं जिस दिन के लिए अपने बच्चों को जन्म देती हैं, देश समाज और राष्ट्र के कार्य के लिए बलिदान होने का आज वो दिन आ गया है। राजे आप आधी सेना लेकर सुरक्षित विशाल घाटी में पहुंचो। जब तक आपका संकेत नहीं आ जाएगा तब तक शत्रु की कैसी भी सेना होगी उसको मैं यहां रोके रखूंगा। 32 वर्षीय शिवाजी 48 वर्षीय बाजी प्रभु देश पांडे की आज्ञा को सिरोधार्य करते हैं और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात मान के जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं विशालगढ़ के किले में पहुंचूंगा 3 तोप के गोले दागे जाएंगे। तुम तुरंत विशालगढ़ आ जाओ। और इधर शिवाजी राजे दौड़ पड़े सेना को लेकर, और इधर बाजी प्रभु देश पांडे एक नए किले का निर्माण करते। जिस किले की दीवारें हैं वीर मावले सैनिकों की छाती, जिस किले के बुर्ज है उनके हाथों की भाली। और इधर शत्रु की एक विशाल सेना बीजापुर की घाटी को जैसे ही पार करती है तो उसको लगता है कि अब ये तंग घाटी है, छोटा सिकरा रास्ता है, अब सारे तो जा नहीं सकते, तो 10-10 की टुकड़ी बनाकर ही जानी पड़ेगी। जैसे ही 10 की टुकड़ी अंदर जाती है, अंदर बाद में जाती है, कट्टी पहले है नीचे, सिर मुंडी मुंह पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था साक्षात यमराज यमदूत यहां पर युद्ध कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था भगवान शिव का डमरू बाजी प्रभु देश पांडे के पैरों में बंधा हुआ है। उसके पैरों की गति, उसके भाले की तेजी, उसका आक्रोश, उसकी ललकार, उसका जय घोष देखते ही मान रहा था एक एक वीर मावला सैनिक सैकड़ों बीजापुरियों को नीचे गिरा चुका था। और लगातार युद्ध में
विजय को प्राप्त हो रहा था। लगभग सुबह के 8 बज चुके थे। बार बार बाजी सोच रहा था, राजे अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, अभी तक 3 तोप के गोलों की आवाज क्यों नहीं आई। और वो सूर्य देवता को प्रसन्न कर रहे थे, हे सूर्य महाराज, हम तेरे वंशज शिवाजी राजे के सैनिक हैं, हमारे खून में जब तक गर्मी बनाए रखना तब तक शिवाजी राजे सुरक्षित विशालगढ़ में ना पहुंचे। अपने खून का अर्घ शिवा भगवान सूर्यदेव के चरणों में चढ़ा रहे थे। लगातार युद्ध के मैदान में बाजी प्रभु देशपांडे के सैनिक सामने वाले सैनिकों पे भारी पड़ रहे थे। और इधर सिद्धि मसूद सोच रहा था कि मेरे सैनिक अभी अपनी घोड़े पे बैठकर उछल कूद करते हुए आ रहे हैं, और ये कल रात्रि 10 बजे थे, लगभग दोपहर के 12 बज गए हैं। लगातार युद्ध लड़ रहे हैं, थक नहीं रहे, हार नहीं रहे, हम ही हार रहे हैं। दोनों में अंतर क्या था, वो अंतर को समझिए। जो सिद्धि मसूद के सैनिक थे वो तनखैया थे, पैसा लेकर युद्ध कर रहे थे। और जो बाजी प्रभु देशपांडे के सैनिक थे वो स्वराज के सैनिक थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, भारत माता की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए विजय को प्राप्त हो रहे थे। लगातार बाजी प्रभु सोच रहे थे, अरे अभी तक राजे क्यों नहीं पहुंचे, दोपहर के 2 बज गए हैं, राजे क्यों नहीं पहुंचे थे। तो वो हिंदू राजा थे जो सूर्यराव सुर्वे, जसवंत राव, राजा भोसले, उनकी चौकियां इंतजार कर रहे थे। उन सबसे भीषण युद्ध करते उनको गीजर गाजर मूली की तरह काटते हुए राजे आगे बढ़ते हैं। और इधर लगातार युद्ध के मैदान में घायल होने के बाद भी, शरीर चरणी होने के बाद भी लगातार बाजी प्रभु सोच रहे हैं, राजे क्यों नहीं पहुंचे, अभी तक तो राजे को पहुंच जाना था, लगभग दोपहर के 4 बज गए हैं, इतना तो रास्ता नहीं था, लेकिन क्यों नहीं पहुंचे। ऐसा लग रहा था बाजी प्रभु देशपांडे नहीं, उसका संकल्प लगा था। संकल्प में कितना आवेश, आवेश में कितनी प्रखरता में कितना दृढ़ निश्चय में कितनी सच्चाई। लगातार एक ही प्रतिज्ञा, एक ही संकल्प, मेरा शरीर जब गिरेगा तब 3 तोप के गोलों की आवाज सुनाई। और इधर शाइस्ता खां की एक चौकी भी शिवाजी राजे भोसले का इंतजार कर रही थी। शिवाजी राजे भोसले उनसे भी लगातार युद्ध करते हुए और उस युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए सुरक्षित आगे बढ़ रहे हैं और सुरक्षित विशालगढ़ के किले में प्रवेश कर रहे हैं। अभी भी बाजी प्रभु सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा था एक विलक्षण समाधि लग गई है। शत्रु की छाती में खड़े होकर, शत्रु की नाक भींचकर एक विलक्षण समाधि है। समाधि में ध्यान लगा रखा है तो कहा, तोप के गोलों की आवाज। और इधर जैसे ही किले में विशालगढ़ में सुरक्षित शिवाजी राजे पहुंचते हैं, तुरंत शंख की घंटियां बजने लगती है, मंदिर की घंटियां बजने लगती है, तुरंत किलेदार को बुलाया जाता है, जाओ किले पर चढ़कर 3 तोप के गोले दागो, कोई इंतजार कर रहा है। और जैसे ही 3 तोप के गोले दागे जाते हैं, कानों को सुनते बाद में है, शरीर पहले ही दोनों हाथ के भाले छूट जाते हैं, शरीर नीचे गिर जाता है। शरीर में तो कुछ था ही नहीं, वो संकल्प, वो प्रतिज्ञा ही लगातार लड़ाई कर रही थी। साथ वाले सैनिक को बुलाते हैं, राजे कह के गए थे जब 3 तोप के गोलों की आवाज सुनाई दे तो तुम विशालगढ़ में आ जाना, लेकिन मेरा ये शरीर तो नश्वर हो चुका है, अब ये भारत माता के काम नहीं आता। राजे को कहना मैं ये गया और दूसरा जन्म लेकर ये आया, राजे मेरा इंतजार कर रहा है। राजे को प्रणाम।